हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड सीयूईटी एस्पिरेंट। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो आपके आने वाले नज़दीकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट साबित होने वाले हैं। तो मैं आज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने कवर करने की कोशिश करूँगा। इस अगले 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास में आप 1 सेकंड के लिए भी पलक मत झपकना, क्योंकि मेरी स्पीड चलेगी लगभग 2x पर। तो जो कोई ये सोचता है कि हम सर की क्लास को 2x पे देख लेंगे तो उसका मतलब होगा 4x पर देखना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज इस क्लास के बाद कॉन्ट्रैक्ट में आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस आ जाए जिसकी आपको एग्जाम में रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। अ जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, देखो क्या कह रहा है बेटा, कंटिन्यूइंग नेचर मतलब वो ऑफर खुला रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन ना, ऑफर गिवन टू एनी नंबर ऑफ पीपल अंटिल इज रिट्रैक्टेड, मतलब सभी लोगों को, आम जनता को ऑफर दे दिया है, जब तक उसको एक्सेप्ट करने वाला, रिट्रैक्ट करने वाला वापस नहीं आता हमारे सामने, वो तब तक ऑफर कंटिन्यू ऑफर कहलाएगा। चलो आगे बढ़ो। Mr. Smart lent 5,000 to Mrs. Sweetie. Mr. Smart tells Miss Sweetie after a week that she need not repay the amount the contract is discharged by. पहले तो 5,000 रुपए दिए, एक हफ्ते बाद जाकर उसको बोला कि तुम्हें वापस पैसे देने की जरूरत नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना, या एक हफ्ते बाद? तो एक हफ्ते बाद कौन से मोड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, इसको बोलते हैं वेवर ऑफ लायबिलिटी। वेव कर लेना, सामने वाले की लायबिलिटी को खींच लेना, ठीक है। अगला, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट का मतलब खराब हो जाना, बेकार हो जाना, वैल्यू खत्म हो जाना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता। कब नहीं होता सर? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब आप कह दो कि सर देखो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा मैं आपको सामान की सप्लाई करूंगा बाय द डेट ऑफ समथिंग एंड समथिंग, ठीक है। अब इस तारीख तो ए के पास सामान पहुंचा ही नहीं बेचारे के पास, तो ए ये नहीं कह सकता कि यार सॉरी यार सामान महंगा हो गया है, बाजार में भाव बढ़ गया, मैं अभी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं चलेगा। इस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इन अ केस ऑफ जनरल ऑफर फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं है, उसके लिए आपको क्या चेक करना है? The acceptor need not have the knowledge of the offer. The acceptor must have the knowledge of the offer before acceptance by performance. The acceptor may require, नहीं may का तो कहीं नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट करने वाले के पास नॉलेज होना चाहिए उस ऑफर का। कब? बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाकर बनेगा। अगर एक्सेप्ट करने वाले के पास एक्सेप्टेंस है, मतलब उसका नॉलेज नहीं है कि ये परफॉर्म करते एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। If a new contract is submitted in a place of an existing contract, it is called। अब यहां पर क्या किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ करके यार ये कुछ क्लॉजेस सही नहीं है, नया बना लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नयापन, नोवेशन बोलते हैं, नोवेशन कहलाता है। अब यहां पर दो स्टेटमेंट है। ए अग्री टू सेल बी व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1,000। कंफ्यूजन हो गया, एम्बिग्युइटी हो गया, दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। A agreed to sell B 100 ton of oil. This agreement is also void. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statement जो है वो correct है, both statement जो है वो incorrect है, both statement first correct, second incorrect, first incorrect, second। तो सर ये दोनों के दोनों जो agreement है, दोनों के दोनों जो contract है ना, वो क्या है भाई? वो दोनों के दोनों ही invalid है। क्यों है, कैसे हैं? तो समझो, पहले वाले में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, 500 या 1000 का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट काम का नहीं। दूसरे वाले में ऑयल, ऑयल कौन सा? खाने वाला ऑयल या फिर साबुन बनाने वाला ऑयल, गाड़ी चलाने वाला ऑयल, कौन सा? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही अग्रीमेंट वॉइड है। अंडर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइन करना, किसी को अपना काम सुपुर्द कर लेना, असाइनमेंट जिसे कहते हैं। तो क्या होता है भाई? बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड विदाउट द कंसेंट, बर्डन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असाइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, बोथ ए एंड बी। तो बेनिफिट्स हो चाहे बर्डन हो, आप सामने वाले की कंसेंट के बिना असाइन नहीं कर सकते। तो दोनों के दोनों ए और बी सही ऑप्शन है। इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म बाय वन पार्टी द अदर पार्टी, अगर एक पार्टी मना कर देती है कि मैं अब इसके आगे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, तो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है उसका
क्या रोल रहता है? कैन इग्नोर द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल फॉर द टाइम बिंग एंड वेट टिल द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, कैन ट्रीट द रिपीडिएशन एंड रॉन्गफुल पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन वेव हिज राइट टू रेस्टेशन बाय एक्विजिशंस। तो ये कह रहा है कि वो उस नोटिस को इग्नोर भी कर सकती है, उस नोटिस को सीरियसली लेकर खत्म कर सकती है अपना कॉन्ट्रैक्ट और अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकती है। तो हाँ, अगर आपने पहले भांजी मारी है तो सामने वाली अदर पार्टी के पास भी ऑप्शन है कि वो भी बैक ऑफ हो सकता है अपनी लायबिलिटी। Under which of the following condition can a proposal be revoked according to the Indian Contract Act? Proposal जो क्या किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है। जो हमने ऑफर दिया था वो वापस हम खींच रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर, ठीक है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। डेथ हो गई है, या फिर लैप्स द टाइम नोटिस ऑफ रिवोकेशन आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, ये गलत है। एक्सेप्टेंस होने के बाद आप उसको ऑफर को वापस रिवोक नहीं कर सकते। तो ए, बी और सी, डी, ये चारों सिचुएशंस में आप उस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। In which of the following case the doctrine of supervening impossibility will apply? Supervening impossibility, नॉर्मल से भी जो ऊपर कहलाता है उसे ही हम सुपर कहते हैं। तो सुपरवेनिंग का मतलब होता है नेचुरल फोर्सेस जिसका इंसानों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहां डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस कमर्शियल नहीं, इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि सर ये काम अब इसके आगे होना इम्पॉसिबल है। कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, आंधी तूफान आ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। Which one of the following is a void? Unilateral, a contract which cease to be enforced by law, implied या express। तो ऐसा contract cease to be enforced by law, मतलब लॉ ने उसको आगे परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो आप होते कौन हो उसको कंटिन्यू करने वाले? रिप्रेजेंटीज में भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी और के बिहाफ पर, तो वो कौन है? Persons to whom the representation is directly made and their principal, person to whom the representative intended the representation to be passed, member of class at which the representation was directed। तो ये सारे के देखो, ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंटीज कौन है। जैसे मैंने अपने छोटे भाई को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एक मीटिंग में भेजा, तो वो जितने भी लोग हैं वो कौन कहलाते हैं? रिप्रेजेंटीज कहलाते हैं, जिनके सामने मेरा भाई मेरे बिहाफ पर कोई काम कर रहा है। तो ये लोग और ये लोग, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटीज कहलाते हैं। Where there are two court which would normally have the jurisdiction and agreement to file a suit in one of those court alone is, कह रहा है 2 कोर्ट है जिसमें आप वो सूट लेकर जा सकते हो। ठीक है, An agreement to file suit in one of those court alone, किसी एक कोर्ट में अकेले में वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन, आप यहां पर भी जा सकते हैं, यहां पर भी जा सकते हैं। आप यहां गए तो भी वैलिड है, यहां गए तो भी वैलिड है। An obligation under contract stand discharge, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऑब्लिगेशन आप प्रॉपर परफॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डिस्पेंशन विद द परफॉर्मेंस में कमी, सामने वाले ने आपको बोला अब मत करो भाई, ठीक है। डेथ हो गई है पार्टी की, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल नेचर, जैसे किसी की पेंटिंग बनाना है, अब मैं पेंटर हूं, मैं लोगों की पेंटिंग बनाता हूं, तो मेरे बच्चे उस पेंटिंग की कला नहीं समझते हैं, तो पर्सनल नेचर, पर्सनल स्किल बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। Which one is correct sequence implied in the Indian contract? Offer, contract, promise, agreement। गलत। ऑफर के बाद क्या आता है भाई? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद क्या बनता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बाद लास्ट में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो बस इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बनाना था। तो ये है ए के बाद ई के बाद सी के बाद डी और डी के बाद लास्ट में बी बनता है। ये ऐसा है बेटा, देखो सबसे पहले ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ा, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ अगर आप कंसिडरेशन जोड़ देते हैं, पैसा, मनी के इक्विवेलेंट, तो इन दोनों के मिलने से बन जाता है आपका अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, जिसमें लॉ आपकी हेल्प करता है, वही अग्रीमेंट आगे जाकर क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहला स्टेटमेंट है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, और दूसरा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट्स बट अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज करेक्ट? ये कह रहा है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, गलत।
ये तो कुछ स्पेसिफिक नेचर के अग्रीमेंट होते हैं जिसमें बिना कंसिडरेशन के उसे वैलिड माना जाता है, जैसे गिफ्ट वाला है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है। बाकी तो बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट वैलिड होता ही नहीं है। तो यहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट से चूज करने हैं, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। देखो पहले अग्रीमेंट होता है, फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ये वही आ गया भाई। ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, पहले वो नहीं टूटा जा सकता। तो ए के बाद बी के बाद डी और डी के बाद सी, समझ गए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद होगा। आप कहते हो सर कुछ लोग पहले भी तो मना कर देते, तो वो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हुआ बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने ही नहीं दिया हमने। Which of the following damage are punitive in nature? पनिशमेंट वाला होगा, एग्रीवेटेड, एग्जेम्पलेटरी या बोथ। तो कौन सा पनिशमेंट मिल सकता है, ऐसा कौन सा दोनों में से आपने गुनाह किया जिसमें आपको पनिशमेंट मिल सकता है? तो ये है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। एग्रीवेटेड डैमेजेस में आपको पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती, सजा फाइन भुगतते बस। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट is one where an implied contract has also been applied to a class of obligation which are imposed or created by law without regard to assent of the party bound। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें सामने वाले ने ना तो मुझे ऑफर दिया और ना ही मैंने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन लॉ कहता है आपको हम बाउंड करने का, आपको ये काम तो करने ही पड़ेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय मेरे पड़ोस में पिज्जा देने की बजाय मुझे देकर चला गया गलती से, तो यहां मैं बाउंड हूं कि वो पिज्जा या तो पड़ोसी को पहुंचा दूं या फिर अगर मैंने खा लिया तो उसके पैसे पहुंचा दूं। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है जो नेचुरल तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि विद रिगार्ड टू द असेंट ऑफ द पार्टी बाउंड, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। वन ऑफ द ग्राउंड दैट दे आर डायरेक्टेड बाय द रीजन एंड जस्टिस, ठीक है। अलाउड टू बी एनफोर्स्ड बाय एन एक्शन एक्स कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर देयर इज अ नो अग्रीमेंट, ठीक है, बट दे आर क्लोथ्ड विद सेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेमेडी, बिल्कुल सही है। देखो नंबर 1 सबके साथ इंसाफ हो, नंबर 2 एनफोर्सेबल बाय द लॉ होता है भले ही कोई अग्रीमेंट नहीं बना, और नंबर 3 इसमें यह होता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ तो बेचारे को रेमेडी मिल जाए, आपस में ही सेटलमेंट हो जाए, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, एक के बदले दूसरा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक के बदले, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए ये कर दो। तो ये क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस, अ बायलैटरल अग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक। बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से, और म्यूचुअल प्रॉमिसेस, मैंने तुझे ये वादा किया, तुमने मुझे ये वादा किया, ये तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। Which one of the following is the void unilateral contract which cease to be? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, आ गया कि सर cease to be performed by law, कॉन्ट्रैक्ट करने से आगे बढ़ने से कानून नहीं मना कर दिया कि मत करना इसको आगे। In which of the following cases the doctrine of supervening impossibility will apply? Difficulty, commercial impossibility known to the parties at the time of making the contract. Which one of the following is a void unilateral cease to be enforceable by the law when the guarantee is expressed to be continuing guarantee and to apply to the balance for time to time owing by the principal debtor to the creditor times run? ये क्या कह रहा है? गारंटी एक्सप्रेसिंग की है कि कंटिन्यू गारंटी है, ठीक है, और टाइम टू टाइम जो है प्रिंसिपल और डेटर के बीच का। तो यहां पर जो टाइम रन होगा वो टाइम कहां तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो आपको ढूंढ कर बताना। ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन ईच ऑफ सच बैलेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेस ऑफ टोटल डेबिट्स आर टोटल क्रेडिट। यही है, ये कॉमर्स का है, एक्चुअली हिसाब किताब का सवाल है, तो शायद थोड़ा आपको कंफ्यूज करे। देखो चिंता मत करो, सिंपल सा समझाता हूं। ये कह रहा अगर किसी ने मेरे लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दी है, तो ये कंटिन्यू गारंटी कब से शुरू होगी? ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन ईच ऑफ सच बैलेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेस ऑफ टोटल डेबिट ओवर द टोटल क्रेडिट। जैसे अगर मैंने बैंक से कोई लोन लिया है और मेरे बिहाफ पर मेरे फ्रेंड ने मेरी कंटिन्यू गारंटी दी है, तो जिस दिन मैं बैंक की किसी इंस्टॉलमेंट में फेल हो जाऊंगा ना, तब उसकी गारंटी पीरियड शुरू होगा, गारंटी पीरियड। मैं अगर टाइम पर मैं पेमेंट कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं, तो उसकी गारंटी पीरियड शुरू होगी ही नहीं। Where the bailment is for hire, it may be hiring the use of good, use of labor, hiring of custody, hiring of carriage। बेलमेंट में क्या होता है भाई, हम कोई पर्पस के लिए कोई सामान किसी के पास गिरवी रखते हैं, वो सामान को यूज करता है, पर्पस पूरा हो जाता है, सामान हमें वापस
लौटा देता है। ये होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कह रहा है यूज ऑफ गुड्स सही है, यूज ऑफ लेबर सही है, कस्टडी बिल्कुल सही है और कैरिज ऑफ गुड्स सही है। तो चारों तरीके के लिए आपका बेलमेंट का अग्रीमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंडीशन फॉर प्लेज? प्लेज मतलब गिरवी रखना। बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट। तो ये चारों के चारों स्टेज जो हैं वो बिल्कुल असेंशियल कंडीशन है गिरवी रखने के। आपने सामान गिरवी रखा, आपने सामान सिक्योरिटी में दिया, आपने किसी के पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए ये सिक्योरिटी किया, ये सारी चीजें जो है वो प्लेज में आती है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द पर्सन एक्सेप्टिंग। और वाह वाह वाह, जिसने ऑफर दिया उसको क्या बोलेंगे, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? तो प्रोमिसर और प्रोमिसी, याद रखना भाई, ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। हर एक प्रॉमिस और सामने वाले के बदले में उसका कंसिडरेशन, उस प्रॉमिस के बदले में उसका एक्सेप्टेंस क्या कहलाता है? अग्रीमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट। अभी आया था 2 सेकंड पहले ही। अच्छा, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, किसी और के ऑप्शन पर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। कुछ कंफ्यूजन लगा? बिल्कुल ठीक, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सामने वाले को हमने ऑप्शन दे दिया है कि आप सोचकर बता दो कि आपको इसमें क्या करना है। मतलब एग्रीवेटेड पार्टी जो होती है, अग्रीव्ड पार्टी जो होती है, एग्रीवेटेड नहीं सॉरी, अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वही उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ करवा सकती है, वरना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनलेस द टर्म्स ऑफ गारंटी प्रोवाइड अदर द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इमीडिएटली। अगर गारंटी की कोई, जैसे गारंटी की टर्म्स दे रखी है, ठीक है, अनलेस द टर्म्स ऑफ गारंटी प्रोवाइड मतलब गारंटी के लिए कुछ शर्तें वगैरह, श्योरिटी, श्योरिटी मतलब गारंटी देने वाला, एंटाइटल टू क्लेम रिलीफ फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इमीडिएटली। तो यहां पर जो श्योरिटी है, जो गारंटी देने वाला पर्सन है, वो रिलीफ प्रोवाइड क्लेम कर सकता है। As often as he pays anything under his guarantee and it fall due and is not required to pay the whole debt due to from the principal debtor before compelling reimbursement, दोनों सिचुएशन में श्योरिटी जो है वो अपने रिलीफ क्लेम करने के लिए एंटाइटल होता है। अगला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? अरे वाह, कितना सिंपल है। वैसे तो बहुत तरीके हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ बट इट इज इफ इन इफेक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ नो लॉन्गर एनफोर्सेबल। तो सही ऑप्शन बी होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी इफेक्ट में है, उसका कोई ना कोई हिस्सा बाकी रह गया है, तो उसको हम वॉइड नहीं बोल सकते। What is the purpose of rule of mitigation? मिटिगेशन के रूल का पर्पज क्या है? To prevent the waste of limited, no, to enable the no क्या? Yes, बिल्कुल सही है। waste the limited resources in society, मिटिगेट करना, ठीक है, और enable the defendant to commit efficient breach of contract, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब है आप बार बार ये जो हर छोटी छोटी बात पे अपने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप खत्म कर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो ना, ये गलत है। तो ये दोनों ही मेन हमारे मिटिगेशन के पर्पज हैं। एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या कहलाएगा भाई? वॉइड। जिसमें लॉ आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि जाओ ये क्यों बना के आए, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट कहलाता। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। मैंने आपको एक ऑफर दिया, अब आपके पास में वो कान में बात समझ में आ गई, तो कौन सा टाइम होगा जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा? When it do not comes, हटाओ। When it comes to the knowledge of another person that some communication was made to the concern, नहीं, another person के पास मेरा क्या काम है?
comes to the knowledge of the person to whom it is not made, गलत. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, बिल्कुल सही जवाब है. जिसको मैंने भेजा था चिट्ठी उसको मिल गई, समझ में आ गई. एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड. मैंने किसी काम को करने के लिए सामने वाले ने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी. अब वो एक्सेप्टेंस मैं वापस कब छीन सकता हूं, अपनी बात से कब वापस मुकर सकता हूं, कितना टाइम, कब तक का टाइम मेरे पास है, वो ढूंढकर हमें बताना है. Acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. Acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor, but not afterward. यहां पर ये जो वर्ड है ना बेटा प्रपोजर, ये गलत है, ये वाला वर्ड सही है. तो बी ऑप्शन होगा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं कभी भी, जब तक कि एक्सेप्टर के खिलाफ वो नहीं हो जाए. देखो मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूं. ए और बी है, इसने ऑफर दिया तो ये बन गया आपका ऑफरर, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये बन गया आपका एक्सेप्टर. ठीक है. अब ये इसकी बात कर रहा है कि इसने एक्सेप्टेंस तो दे दी है, ठीक है, अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस बाहर निकाल दी है, अभी यहां तक पहुंची नहीं है. तो यहां तक पहुंचने से पहले पहले इसके पास टाइम है कि ये रिवोक कर सकता है. In order to convert a proposal into promise, the acceptance must be absolute, unqualified, expressed in some usual or reasonable manner, be absolute and unqualified. दो बार रिपीट हुआ है तो both B और C only कर सकते हैं. ठीक है. ये क्वालिफाई, ओ सॉरी, ये नहीं होगा. यहाँ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है, ये वर्ड गलत है. एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड एक्सप्रेस इन सम यूजुअल मैनर, तो ए और बी होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए. इसका सही और एग्जैक्ट आंसर जो है वो ए और बी होना चाहिए. एब्सोल्यूट एंड, एक सेकेंड, हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया. अनक्वालिफाइड वर्ड सही है, बी और सी ही होगा. क्वालिफाइड मतलब कंडीशन, तो अगर आपने कंडीशन नहीं डाल दी है तो वो नया ऑफर हो जाएगा, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उसी को हम अनक्वालिफाइड बोलते हैं. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ कम्स टू वॉइड. बात खत्म. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मना हो गया अब वो क्लियर नहीं हो सकता आगे. द वर्ड लॉस और डैमेज, हार्म टू पर्सन, टू प्रॉपर्टी, इंजरी, बिल्कुल सही है. किसी भी टाइप का जो डैमेज है या लॉस है वो किसी को भी हो सकता है, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है. To constitute a bailment, the actual or constructive possession of a specific movable property goods must be vacated by its owner or possessor, his agent duly authorized for that purpose in favor of another person, either A or B या none of this. तो ये कह रहा है बेलमेंट के अग्रीमेंट की बात करता है आप लोगों के साथ में. तो बेलमेंट में ओनर और पजेसर, ठीक है, वैकेटेड बाय, और इज एजेंट, तो दोनों, या तो ओनर होगा या उसका एजेंट, दोनों ही सिचुएशन सही है. अनकंसाइजनेबल कॉन्ट्रैक्ट, unconcizable agreement that is so outrageously unfair to one party that a court refused to enforce it in court of law. मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो एक पार्टी के लिए बिल्कुल खतरनाक है, घटिया है. agreement that is so outrageously unfair to one party which can still be enforced in any court of law. तो यहां आप कौन सा अनकंसाइजनेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे मानोगे? तो ये है जो एक पार्टी के लिए घटिया और कोर्ट उसे मना कर देता है एनफोर्स करने के लिए. प्रपोजल का डेफिनेशन क्या दिया गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. बिल्कुल सही. चलो पहले वाले में मिल गया, चार ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ा. अग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू विद माइनर वॉइड. माइनर के साथ कैसा भी अग्रीमेंट कर लो भाई, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, कर्म फूटेंगे आपके. Where a minor has entered into a contract for purchase of necessary item. हाँ, यहां पर देखो पर्सनली तो लायबल नहीं होगा, माइनर एस्टेट आर लायबल टू मेक गुड. बिल्कुल ठीक है, ये हो गया. तो ये 44 का भी माइनर एस्टेट आर लायबल टू मेक गुड. ठीक है, याद रखना. हाँ, माइनर पर्सनली नहीं लायबल होगा, लेकिन उसकी जो संपत्ति है उससे आप कुछ भी ले सकते हो. तो देखा जाए तो यहां दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है. अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आपके पास हो तो मेरे हिसाब से आपको ए पर ज्यादा टिक करना चाहिए. कंसेंट इज डिफाइंस. कंसेंट किसे कहते हैं? तो यहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट बोला गया, हमेशा याद रखना. True or more person are said to consent when they agree. No, more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same manner. इसको बोलते हैं कंसेस एड आइडम. कंसेस एड
आइडम, ये होता है म्यूचुअल कंसेंट, मीटिंग ऑफ माइंड, उसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कंसेंट माना है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय वेरी मच इन्फ्लुएंस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। वेरी मच कुछ नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात की गई वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कोर्जन की, इनकी बात की है। द रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस में अराइज फ्रॉम अ स्पेशल अथॉरिटी, फ्रॉम द फीबलीनेस इन बॉडी और माइंड ऑफ द डोनर। तो ये कह रहा है रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस, मतलब मैं किसी पर निर्भर हूं, तो वो क्या है? स्पेशल अथॉरिटी हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, और फीबलनेस इन द बॉडी ऑफ माइंड ऑफ द डोनर। बिल्कुल ठीक कि सर मेरे बिना इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो ये डिपेंडेंस कहलाएगी। राइट टू श्योरिटी टू इंडेमनिटी इज एन इंसिडेंस ऑफ गारंटी। प्रिंसिपल डेटर लायबल होंगे विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी फर्दर रिक्वेस्ट फॉर ऑल सम subsequently paid by the surety under the guarantee as money paid to the use of principal debtor, या both A and B। बिल्कुल ठीक। ये कह रहा है राइट टू श्योरिटी टू इंडेमनिटी इज एन इंसिडेंट ऑफ द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर लायबल होंगे, अगर नेसेसिटी नहीं है, फर्दर जरूरत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रिंसिपल डेटर लायबल हो, तभी उसके बाद श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है। द रूल ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन समझते हो ना, टाइम रुक जाना। In a foreign country where the contract is made may be set up as a defense to a suit filed in India if। कह रहा है फॉरेन कंट्री का रूल ऑफ लिमिटेशन अगर वहां पर उसी कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट किया गया मे बी सेटअप एज डिफेंस टू अ सूट फाइल इन इंडिया। क्या इंडिया में ऐसे केस के लिए फॉरेन में किए गए कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरेन में उस कॉन्ट्रैक्ट का कितना टाइम पीरियड दिया गया, उसको डिफेंस बनाकर इंडिया में उस केस को रुकवाया जा सकता है या नहीं? The rule has extinguished the contract. The parties were domiciled in the foreign country during the period prescribed by that rule। तो वो जो रूल है, ये लिमिटेशन का रूल जो है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहां के लिए खत्म कर देता है। बस शर्त यही है कि दोनों के दोनों पार्टी उस टाइम पर वही फॉरेन कंट्री में ही रह रही हो, तभी हम उस रूल को मानेंगे। The subject matter of section 8 of Indian contract is divided into, सेक्शन 8 किसकी बात करता है और कितने भाग में बटा हुआ है? परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच में बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। दोनों चीजें सेक्शन 8 में लिखी गई है कि आपने जो ऑफर के साथ कंडीशन दी है उसका परफॉर्मेंस होना जरूरी है, साथ में जो एक्सेप्टेंस दिया गया किसी भी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के साथ विच में बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। A being in debt to B, the money lender of his village, contract a fresh loan on terms which appear to be unconfessable. This will be termed as fraud, coercion, undue influence या misrepresentation। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है? इसमें undue influence होता है। देखो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने गांव के साहूकार से, जो गांव में सिर्फ वो अकेला ही आदमी है जो सबको लोन बांटते फिरता है, पैसे उधार देता है। तो जो मालिक कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, उस पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, अपना कौन दिमाग चला सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। अगर मेरे को डरा धमका कर, मिस प्रेजेंटेशन करके, या फिर कोर्सन या फ्रॉड करके, या इस तरीके से जाल में फंसाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया गया है, तो जिस दिन मुझे समझ में आया कि ये क्या कर बैठा मैं, उसी दिन मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूं, चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं। ये अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है हमेशा। A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract void, voidable, bad or illegal। तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखो, was made does not render a contract, इसका ऑप्शन होगा void। तो क्यों वो void क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी वो voidable है। अब यहां पर जिसके साथ धोखा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, यस बोलो या नो बोलो। अगर उन्होंने यस बोल दिया तो फिर तो वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और उन्होंने कहा नहीं हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे नहीं बढ़ना, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें डायरेक्ट वॉइड नहीं होता। Where both parties to agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is voidable। यहां पर क्या बात आ गई बेटा? मिस्टेक की। मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? और वो भी कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है? किसी अग्रीमेंट में दोनों पार्टी किसी इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक है, मतलब
ए भी वो बात गलत समझ रहा है, बी भी वो बात गलत समझ रहा है, तो इन लोगों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स तो हुआ ही नहीं। दिमाग का खेल जो मेन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो हुआ ही नहीं। तो ऐसा अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वॉइड करार कर दिया जाएगा। If in a contract the time lapse and if the party fails to perform the contract within a specified time, the contract become, देखो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप टाइम के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। वो चाहे तो टाइम बढ़ाए, चाहे तो वहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर दे, खत्म कर दे। चेंज इन वन और मोर ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द केस ऑफ, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस को बदलाव किया है तो उसको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं बेटा। नोवेशन का मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट पुराना फाड़ के नया बना देना, रेसिशन का मतलब किसी में कमी कर देना, रेमिशन मतलब किसी चीज को निकाल देना, कुछ शर्तों को निकाल देना, और रेसिशन का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर देना। In both case, devolution of joint liability and devolution of joint rights. If promisor dies, who will perform on behalf of him? मतलब क्या हुआ, आदमी जिसने वादा किया था वो मर गया। अब एक दो चीजें, जॉइंट लायबिलिटी और जॉइंट राइट, तो कौन करेंगे उसके बाद उस परफॉर्मेंस को पूरा कौन करेंगे? तो सर दूसरे जो भी प्रोमिसेस हैं साथ में, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही, दोनों सही है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने पड़ोसी का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कि मैं सब तैयार कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब वो पड़ोसी, हमारे पूरे एरिया में बाढ़ आ गई साहब, बाढ़ आ गई अगले 15-20 साल तक, या बाढ़ चलो भूकंप आ गया, वो जमीन के जमीन धस गई हमारी पूरी एरिया की। अब कोई उम्मीद नहीं है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाऊंगा, इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना यहां पर। तो वैसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, खत्म। ना वो मेरे पे केस कर सकता, ना मैं उस पर। अ पार्टी एंटाइटल टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट लूज द रेमेडी, एंटाइटल टू रिसाइन, रिसाइन मतलब खत्म कर रहा हूं, तो लूज द रेमेडी where he has ratified the contract, third party has acquired right in a good faith, contract is not separable, या all of the above। तो जिसने वो रिसाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उसके पास कौन सा अब रेमेडी नहीं बचेगा? ये तीनों रेमेडी नहीं बचेंगे। आपके पास अधिकार था, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, अब वापस बाद में भीख मांगने मत आओ कि रेटिफिकेशन कर लेते हैं यार, सही कर लेते हैं। थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड द राइट इन अ गुड फेथ, सामने वाले किसी और तीसरे पार्टी को आपने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं था, टुकड़े टुकड़े नहीं होकर परफॉर्म नहीं हो सकता था। स्पेशल डैमेज, द डैमेज विच अराइज ड्यू टू सम स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जो सिर्फ आपको ही नुकसान हुआ है, बाकी और अदर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। are not recoverable, are illegal, cannot be claimed as a, हाँ बिल्कुल ठीक। अगर आपको स्पेशल डैमेज हुआ भी है तो आप उसको अपना अधिकार नहीं मानेंगे कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको लगेगा तो आपको एक्स्ट्रा डैमेज दिलवाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। The provision of about communication of acceptance in various legal system falls into which of the following categories? ये कह रहा है कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कौन सा? एक्सेप्टेंस के अलग अलग लीगल सिस्टम में। तो इसको सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन, या द मिक्स्ड और इलेक्ट्रिक सिस्टम, क्या बोलते क्या है इसको? तो ध्यान से सुन लो दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है कि देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन डिफरेंट लीगल सिस्टम्स फॉल्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम भी या मिक्स सिस्टम भी बोलते हैं। व्हेन कंसेंट टू बी एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the parties whose consent was so influenced. What is sound mind for the purpose of contracting? चलिए एक बार थोड़ा सा आप भी इसमें देख लीजिए। देखो मैंने कहा था ना कि आपको 2x स्पीड पर चलना पड़ेगा। मैं 2x पर हूं तो यूं समझो कि ये 4x पर क्लास चलेगी आपकी। चले भागे। यहां पर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग साउंड माइंड किसे कहते हैं? साउंड माइंड, देखिए भाई साउंड माइंड कौन होता है? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when it makes it, he is capable of understanding and forming a rational judgment as to effect upon his interest. बिल्कुल सही, थैंक यू यार, इतने बड़े क्वेश्चन का ऑप्शन पहले में आ जाता है।
तो आगे आप पढ़ना नहीं पड़ता ना। ऐसा आदमी साउंड माइंड का कहलाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उस टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को समझकर वो ये जजमेंट ले सके कि इसका मेरे इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट होगा, फायदा है या नुकसान है, उसे हम साउंड माइंड कहें। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आगे जाकर क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। All agreement are contract if they are made by free consent, competent to contract for lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। बहुत बढ़िया कह रहा, सारे वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अगर वो फ्री कंसेंट के साथ बनाए गए हो, उनकी जितने भी लोग हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पार्टीज हैं वो कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए, मतलब मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, नॉट डिबार्ड बाय लॉ होने चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बनाए गए हों, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको पहले से ही वॉइड करार दिया गया हो। Every agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals or which limit the time within which he may enforce his right, वो सारे के सारे void है बेटा। ये कह रहा अगर किसी के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जिसमें वो पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती, वो पार्टी अपना अधिकार यूज नहीं कर सकती, वो पार्टी कह रही है कि सर यूजुअली तो हम इस केस को कोर्ट में लेकर 3 साल में जा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हो 6 महीने के अंदर अंदर चले जाना, ये तो सारे के सारे एग्रीमेंट कौन से कहलाएंगे भाई, वॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वॉइड। एक सेकेंड इन दी ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, हाँ ठीक है, और विच, हाँ बिल्कुल सही है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाएंगे। If any party has received any benefit under a contract from the other party, he must restore it to or make compensation to other. It is the case if quantum merit, restitution, consideration, quasi contract। तो ये देखो क्वांटम मेरिट का केस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना जिसने मजदूरी की हो उसका उतना पैसा दे दो, तो ये वो नहीं है। अगर मुझे सामने वाली पार्टी से कोई बेनिफिट मिला है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मुझे उसको कंपनसेट करना होगा, या उसके बदले में, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ठीक है, अगला देखो, द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, बता चुका हूं, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, किसी और के खर्चे पर अपने चर्चे होना, मतलब खर्चा किसी और ने किया, परेशानी किसी और ने उठाई और मेरा फायदा हो गया, इसी चीज को रोकने के लिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आया। ठीक है, चलिए ये समझा, आगे देखो अगला पॉइंट है अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट मतलब कंडीशन पर होता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ना ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, तो ये तो वैलिड होता है। लेकिन कंटीजेंट विच आर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अ पर्टिकुलर इवेंट विच मस्ट बी हैपन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है भाई, मना नहीं है। लेकिन अगर आपने वेजर लगा दी, शर्त के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो हम नहीं मानेंगे। A contract is said to be discharged or terminated when the right and obligation complete, when the contract becomes voidable, या both। तो ये तो गड़बड़ हो गया। डिस्चार्ज या टर्मिनेटेड कब माना जाएगा, डिस्चार्ज या टर्मिनेटेड तभी माना जाएगा जब सबने एक दूसरे के राइट्स और ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दियो। वॉइडेबल में तो अभी ऑप्शन है ना, वॉइड में भी जा सकता है और वैलिड में भी जा सकता है, तो टर्मिनेट तो नहीं होगा। विच इज नॉट द मोड ऑफ डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस, लैप्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शन। कौन सा, डिस्चार्ज का मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी को खत्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देना। तो ये कह रहा है कौन सा इन चारों में से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का कोई स्टाइल, कोई फॉर्मेट नहीं है, ये होता है इंजंक्शन। जो हम सूट वगैरह, स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो ये कोर्ट का इंजंक्शन लगता है ना, तो ये इस तरीके से इंजंक्शन लेकर आना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं है, डिस्चार्जेबल नहीं है। A person finds certain goods belonging to some other person in which a case the finder,
become the owner under a duty to trace the real owner, can sell the good if the true owner is not found। तो देखो भाई, वो कभी भी ओनर तो नहीं बनेगा, उसके पास ओनर के राइट आ जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल सही है, उसकी ड्यूटी है कि वो दूसरे रियल ओनर को ढूंढे और वो उस सामान को बेच सकता है। कब बेच सकता है बेटा? जब वो पेरिशेबल नेचर का हो। क्या हो? पेरिसेबल नेचर का। कि सर अगर मैंने इसको टाइम पर बेच के पैसे नहीं लिए ना तो एक सामान खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा, ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं। और एक चीज बता दूं बेटा, अगर मान लो नॉर्मल सामान है, जैसे सोने की अंगूठी आपको मिल गई रोड पर, आपने बहुत कोशिश की लेकिन ये आदमी नहीं मिला। अब वो सोने की अंगूठी की कीमत है, सपोज करो 25,000 रुपीज उसकी कीमत है। 25,000 का 3/4 18,750 रुपया आप खर्च कर चुके हो इस रियल ओनर को ढूंढने में, लेकिन अभी भी वो नहीं मिला है। तो जितने की वैल्यू थी उस वैल्यू का 3/4 मैं खर्च कर चुका हूं, तब आप अब उसको बेचकर यूज में ले सकते हो। लेकिन जिस दिन वो वापस आया, आपको 18,750 कट करके ऊपर का अमाउंट उसको वापस देना ही होगा रियल ओनर को। द अग्रीमेंट विच आर इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो आपको व्यापार करने से रोकने का अग्रीमेंट हो, सीधा क्या है बेटा? वॉइड है। द कंसिडरेशन मस्ट बी एडिकेट, मस्ट बी एडिकेट, नीड नॉट बी एडिकेट। मैं अपना मोबाइल 10 रुपए में किसी को बेचूं, लॉ मुझे रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो चेक जरूर करेगा कि तू 10 में क्यों बेच रहा है, तुझे डराया तो नहीं गया, तुझे धमकाया तो नहीं गया, कुछ ऐसा तेरे साथ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो, तो गलत, आप मार्केट खराब कर रहे हो, नहीं, कोई मना नहीं। तो कंसिडरेशन एडिकेट होना जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसी कोई भी लॉ में कोई लैंग्वेज नहीं है। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ अ मेजर इज वॉइड। अगर कोई किसी को शादी के रोकने का अग्रीमेंट बनाता है, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, उसके शादी में रुकावट पैदा करने का अग्रीमेंट, तो वो वॉइड है। ऐसा अग्रीमेंट करना ही मत, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो वो पुराने प्रेम चोपड़ा वाली मूवीज में नहीं होता, ये लो ब्लैंक चेक, निकल जाओ मेरी बेटी की लाइफ से, भर लो अपना कीमत, पैसे भी भर लेना भाई, पैसे भी ले लेना और उसी की बेटी से शादी भी कर लेना, उन्हीं पैसों से आगे घर बसाने का काम आएगा। क्योंकि वो आपको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज था ना, आपकी शादी की रुकावट बनने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजरों में किसी काम का नहीं है। If any party of a single consideration for one or more object, or any one or any party of any one of several consideration for a single object is unlawful। ये कह रहा है अगर एक पार्टी है जिसके पास सिंगल कंसिडरेशन है फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कोई ऐसा टुकड़ा, मतलब इतने सारे चीजें छोटी छोटी है, उसमें कोई एक हिस्सा अनलॉफुल है, कोई एक हिस्सा अनलॉफुल है, तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड होगा, पूरा अग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, पूरा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा, तो या फिर पूरा अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ होगा। तो क्या होगा सर? पूरा अग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि उसके उस हिस्से को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके हिस्से को अलग करेंगे तो पूरा अग्रीमेंट बेकार हो जाएगा, तो इसलिए पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड। Moral pressure is involved in case of coercion, undue influence, misrepresentation और fraud। Moral pressure कौन सी सिचुएशन में होता है? तो बस यही तो हमें ढूंढना है, इसी का तो आंसर ढूंढना है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमारे ऊपर एक मॉरल प्रेशर होता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वकील और क्लाइंट का रिश्ता अनड्यू इन्फ्लुएंस है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता अनड्यू, क्योंकि ये जो है वो हमारे एक अलग पोस्ट पर बैठे हैं, ये जो बोलेंगे हमें मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इन्हीं के बीच में मालिक नौकर का रिश्ता अनड्यू इन्फ्लुएंस है। Which of the following statement is true? A threat to commit suicide does not amount to coercion. Under influence involves use of physical pressure. Ignorance of law is no excuse. Silence always amount to fraud. तो ये कह रहा कौन सी जवाब सच है? देखो, साइलेंस हमेशा फ्रॉड नहीं होता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये तो सही कह रहा है।
अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व यूज ऑफ फिजिकल प्रेशर, गलत कह रहा है। अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड डज नॉट अमाउंट टू कोर्शन, अगर किसी को आप धमकी देते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कोर्शन माना जाएगा या नहीं? तो देखो भाई, ट्रू पूछा है ना, तो सच तो सिर्फ यही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते अरे सर ये कानून कब बना, मुझे पता नहीं था, सॉरी, अगले से ध्यान रखूंगा ना, कानून तोड़ा है, भुगतना पड़ेगा। An agreement is void if it is opposite to public policy. Which of the following is not covered under head of public policy? Trading with enemy, trafficking in public offense, marriage brokerage contract या contract to do impossible act। इसमें से पब्लिक पॉलिसी वाला काम कौन सा नहीं है? ये रहा, दिख गया, पढ़ते ही दिख गया, इम्पॉसिबल एक्ट पब्लिक पॉलिसी के शामिल नहीं है। वेजर का मतलब क्या होता है भाई? बैटिंग या बिडिंग, दोनों चीजें शामिल होती है ना वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, सिर्फ बैटिंग। शर्त लगाने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड कहलाएंगे भाई बेटा, स्टार। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वैलिड इन द केस ऑफ फॉलोइंग पर्सन। माइनर, अरे बिल्कुल, 16 साल की लड़की है, कह रहे पापा मेरी शादी करनी है, कि नहीं होने दूंगा, और उस लड़के को भी बुला कर कॉन्ट्रैक्ट करा दिया कि मेरी बेटी की तरफ देखना मत, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, साइन करा दिया। अब आप कोर्ट में जज साहब के सामने जाकर तो पापा ने गलत कॉन्ट्रैक्ट कराया, कोई काम करी, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, अरे वैलिड है। माइनर हो आप, मेजर पर्सन का शादी रोकने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, आपका तो वैलिड है साहब, बिल्कुल शादी नहीं हो सकती आपकी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक as to any law enforced in India, but mistake as to law not enforced in India has the same effect as mistake of case या fact या law, mistake of understanding। तो यहाँ mistake of fact या mistake of case वगैरह ये सब चीजें जो है, ये जो फैक्ट वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो काम नहीं कर पाए, किसी चीज को आपने मिसअंडरस्टूड किया, एक्सक्यूजेबल है। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। Contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to fact। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void नहीं कहलाएगा अगर उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते कुछ गड़बड़ कर दी है तो। The consideration और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल। देखो, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अग्रीमेंट का लॉफुल माना जाएगा, अनलेस। लॉफुल कब नहीं माना जाएगा? सिंपल है। द कोर्ट रिगार्ड इट इमोरल, कोर्ट कह रहा है ये गलत है। फॉरबिडन बाय द लॉ, फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्व, तो सारे केस में ये तो सबके सब कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट अनलॉफुल ही माना जाएगा ना। अगर ये अनलॉफुल है तो ऐसा अग्रीमेंट वॉइड है। erroneous opinion as to the value of the things which form the subject matter of the agreement is not to be deemed erroneous opinion। गलत ओपिनियन कर लेना, गलत किसी के बारे में सोच लेना, तो is not to be deemed as mistake of matter of law, mistake as to matter of fact। नहीं, आपकी गलत बिलीव, आपकी गलत धारणा, आप इसका बचाव ये नहीं कर सकते अच्छा मेरे को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, नहीं, वो आपकी सोच ही गलत थी, वो फैक्ट तो हमेशा से ही था। आपने किसी चीज को मिसअंडरस्टूड किया और चीजों को गलत समझा, वो हम मानेंगे। आपकी धारणा पहले से बनी हुई कि ये आदमी फ्रॉड है, तो फिर उसका काम सही निकल गया, तो आप कह रहा सॉरी मैंने आपको फ्रॉड, आपकी धारणा पहले से बनी हुई थी, एरोनियस बिलीफ। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक, इंडियन लॉ के हिसाब से भाई वो वॉइड है। मिस्टेक जहां कहीं पर भी हुई ना, उसके बाद कोई उम्मीद मत करना, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक अबाउट सम फॉरेन लॉ, एक सेकेंड मैंने क्वेश्चन को वापस सही से नहीं पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ, सॉरी वैलिड होंगे। आपने लॉ को गलत समझ के कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आप ये नहीं कह सकते अरे सर मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो ना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि आपने किसी फॉरेन लॉ को गलत समझकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी? वो वॉइड होगा, क्योंकि हम इंडिया में उस फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर नहीं चलते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपने इंडियन लॉ को गलत समझ के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो आपकी हेडेक है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। A mistake as to law not enforced in India has the effect as mistake of fact, mistake of an Indian law, fraud, misrepresentation। अगर कोई ऐसे लॉ के बारे में आपने गलत समझकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लॉ इंडिया में नहीं चलता। इन केस ऑफ इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट
मतलब मैंने आपको कुछ गलत फैक्ट बताया, लेकिन एक्चुअली उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जो पता था एज इट इज मैंने बताया, और एट द टाइम ऑफ मेकिंग दोज स्टेटमेंट एक्चुअली आई बिलीव टू बी ट्रू। मैं जो बता रहा हूं उस पर मुझे पूर्णतया विश्वास है कि मैं सही बात कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डैमेज आर नॉट पेएबल। समझ गए? बस और कुछ नहीं होगा। इन केस ऑफ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड डैमेज आर पेएबल। उसमें इनोसेंट वाले में आपको नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी, लेकिन अगर आपने जानबूझकर कुछ गलत कारस्तानी की है, फ्रॉड किया, तो फिर डैमेज का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री, caused by coercion and undue influence, fraud, all of the above. When the consent of party is obtained by fraud, the contract is voidable at the option of the party. A and B make a contract grounded on the erroneous belief that the particular debt is barred by the Indian law of limitation. अब जैसे उन्होंने लॉ को गलत माना, लॉ की मिस्टेक की ना, तो इसमें तो खुद भुगतेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। द कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिल्कुल सब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happened or will not, does or does not, may or may not happen. May or may not, जो एग्जैक्ट वर्ड है ना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो may और may not happen वाला है। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड नहीं, मे वाला तो उसमें है, कंटीजेंसी वाले में है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अपने आप ही वर्ड हो जाएगा। अब उसके लिए आपको कोई एनफोर्स नहीं कर सकता कि इसको पूरा करो। ग्रेटिट्यूस प्रॉमिस, देखो दो तरीके का काम होता है बेटा, एक ग्रेटिट्यूस एक नॉन ग्रेटिट्यूस। नॉन ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है कि उसमें आपको क्या होता है, नॉन ग्रेटिट्यूस में सामने वाला जो काम कर रहा है वो पैसों के लिए कर रहा है कि मुझे भी बदले में कुछ मिलेगा, मतलब कंसिडरेशन। ग्रेटिट्यूस प्रॉमिस नॉट टू बी एनफोर्स, मतलब उसमें अगर सामने वाले ने आपसे ऐसे ही बोल दिया कि मैं तेरे को बर्थडे पे ये गिफ्ट दूंगा, आपने गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर वो केस नहीं कर सकता। आपने एक दुकानदार से कुछ सामान लिया और बोला 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, यहां पर दुकानदार के और आपके दिमाग में दोनों में है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने पैसे नहीं दिए, वो केस कर सकता है। ऑर्डिनरी अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही 0 होते हैं माइनर का अग्रीमेंट। अ माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम अराइज आफ्टर ही अटेन मेजोरिटी is against only minor's property, does not arise at all, arise if minor's promise for it, is against only minor's property। मतलब अगर आपने किसी माइनर की भलाई के लिए उसकी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ आप उसमें से ही वो खर्चा निकाल सकते हैं। आप उस माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, तू बड़ा होकर पैसे कमाएगा फिर मुझे चुकाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। Which of the following statement is not true about minor's position in a firm? He cannot become a partner, he can become a partner, he can be admitted only to the benefits, he can become a partner after majority, he can be admitted only the benefits। सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर एक माइनर को आप अपनी फर्म में पार्टनरशिप में लेना चाहते हो, एंट्री मरवाना चाहते हो, बनाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन फर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही वो बंदा एंट्री मारेगा। लॉस हो गया तो वो लॉस में शामिल नहीं होगा जब तक वो माइनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सच्चाई ढूंढ के बता देंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वॉइडेबल, गलत। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन बी रेटिफाइड, गलत। अ पर्सन हु इज यूजुअली अ फंड्स ऑन मैन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वेयर इज, गलत हो गया क्योंकि कैन नॉट लिख दिया। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड, बिल्कुल ठीक, तो डी ऑप्शन सही है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो होता है। माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट बाद में वो जब बड़ा हो जाएगा उसको हम सुधार लेंगे, इम्पॉसिबल है। तो देखो बेटा जी, अपन ने एक कंटिन्यू स्पीड रखी, मैंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की और शायद उम्मीद करता हूं कि आपने भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की होगी।
कॉन्ट्रैक्ट के एडी से लेकर चोटी तक के लगभग मैंने आपके 100 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें मैंने ये देखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो आगे पीछे से सारे उस लेवल के सारे क्वेश्चंस एक बार कवर हो जाए, तो जो 100 क्वेश्चन भी एक बार आप पढ़ लोगे तो रफली आइडिया आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पूरा मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले भी कोई नहीं पढ़ा हो तब भी ये क्वेश्चंस करके जरूर जाना अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। और बाकी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।